वीवर्स, मैं राम सर। मेरा चैनल नेम इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम। आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज के क्रम में आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। वस्तुतः फिगर ऑफ स्पीच की संख्या लगभग 50 है, लेकिन इंटरमीडिएट के कोर्स में कुल महत्वपूर्ण जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनकी संख्या 7 है, जिनके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच का अगर हिंदी में हम कहें तो इसका अर्थ होता है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण क्या होता है? आभूषण जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर में आभूषण पहन लेता है तो उसकी जो सुंदरता है वह बढ़ जाती है। संस्कृत में इसके क्रम में एक श्लोक आता है, अलंकरोति इति अलंकारः। जो अलंकृत कर दे, सजा दे, सुशोभित कर दे, उसका नाम अलंकार है। अब सवाल उठता है कि भाषा को कैसे अलंकृत किया जाता है। तो भाषा को अलंकृत करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, जिसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन जो 7 मेन फिगर ऑफ स्पीच है जो इंटरमीडिएट कोर्स में है, वो सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरोन है, हाइपरबोल है और ओनोमोटोपोइया है, तो एपोस्ट्रॉफी है। ये सब फिगर ऑफ स्पीच जो खास खास हैं, जिनके बारे में हम चर्चा क्रमशः करेंगे। पहले हम आपको बताएं कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच नंबर 1 पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्राय परीक्षाओं में। तो सिमली है, जिसका हिंदी में अगर कहें तो होता है उपमा। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना। दो वस्तुओं के बीच में आपस में तुलना की जाती है। इसका जो परिभाषा है वो है, simile is a figure of speech in which two objects, a comparison is made between two objects having one quality in common, good or bad। तो दो वस्तुओं के बीच में आपस में तुलना की जाती है, और चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। तो तुलना वाला जो शब्द है, जैसे एज है, सच है, लाइक है, यह प्रयोग कर देते हैं, जिससे हमारी जो भाषा है वो बहुत ही सुंदर लगने लगती है। जैसे एज ब्यूटीफुल एज मून, या एज ब्लैक एज कोल, एज ब्रेव एज टाइगर। तो एज का प्रयोग करके हम जो है हम तुलना करते हैं। दो वस्तुओं का तुलनात्मक शब्द इसमें प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सिमली या मेटाफर। और दूसरा जो अलंकार है वो है मेटाफर। तो मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। इसमें जो है भी तुलना होता है, बस फर्क ये है कि इसमें तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ये सच एज और लाइक का प्रयोग नहीं करते, बस डायरेक्ट कि वह गधे के समान है, ही इज लाइक ए डंकी। तो लाइक का प्रयोग कर दिया। और मेटाफर भी क्या तुम कहते हैं कि तुम गधा हो, यानी इसमें हम तुलना तो किए लेकिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किए। तो ये रहा सिमली और मेटाफर। उसके बाद से अलंकार आपका आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का अगर हम विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफाई कर मानवीकरण करना, यानी जो मानव नहीं है, अगर हम उसको मानव की तरह चित्रित करते हैं तो वहाँ पे हम कहेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन प्रयोग किया गया है। जैसे एक बहुत अच्छी लाइन है थॉमस ग्रे की, जिसमें वो कहता है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज और डेस्टिनी ऑब्सक्योर। जिसमें जो एम्बिशन है, हालांकि वो एक तरह का भावना है, और फिर भी वो मानव की तरह चित्रित करता है कि एम्बिशन जो है को बोलने न दो, लेट नॉट एम्बिशन मॉक, या मजाक न उड़ाने दो। जैसे एम्बिशन कोई व्यक्ति हो, ऐसा प्रयोग करता है। और जैसे हम कहें कि योर ब्लड प्रेशर टेल्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तुम्हारा ब्लड प्रेशर कहता है कि अब स्वास्थ्य का ध्यान दो। तो क्या ब्लड प्रेशर बोलता है? नहीं ना। लेकिन हम ब्लड प्रेशर को यहाँ बोलवा दिए।
जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने मानव की तरह चित्रित किया। तो ये है फिगर ऑफ स्पीच आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के बाद आपका फिगर ऑफ स्पीच आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, जैसे विरोधाभास होता है इसमें, पैराडॉक्स जिसे आप कह सकते हैं कि अपने ही स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, काटते हैं, अर्थात खंडित कर देते हैं और अपने ही बात को काट देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में जैसे एक लाइन बहुत अच्छी आती है और उसमें एक लेखक ने लिखा है कि हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल। वो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल। मतलब एक ऋषि की, एक महात्मा की वो तुलना करते हुए लेखक कहता है कि उसके पास सब कुछ है, हैविंग नथिंग कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। तो वहाँ कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, यह स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, विरोधाभासिक है। वह अपने ही पहले वाक्य को दूसरे वाक्यों से काट देता है। तो इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच आपका हो गया ऑक्सीमोरोन। उसके बाद से फिगर ऑफ स्पीच आता है आपका एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, हम संबोधन करते हैं, बुलाते हैं। जैसे आप किसी को बुलाते हैं, आए फलाना इधर आओ। उसी तरह से अगर कोई लेखक या कोई कवि अपनी रचनाओं को लिखते हुए उसमें संबोधन का प्रयोग करता है, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है एपोस्ट्रॉफी। जैसे एक लेखक है अंग्रेजी में जो, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक जगह लिखता है कि ओ मिल्टन, अय मिल्टन, काश तुम आज जीवित होते। तो मिल्टन को, जो मर चुका है, उसको संबोधन करता है। तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफी। ओ टाइम वेयर इज द स्टिंग, ऐ समय तहाँ तुम्हारा डंक कहाँ पे है। ओ लाइफ, ओ टाइम, वेयर इज द स्टिंग। ये एक लाइन है, बहुत फेमस है, जिसमें कवि जो है पुकारता है समय को, लाइफ को। और जहाँ पे किसी व्यक्ति को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पुकारा जाए, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आपका होता है एपोस्ट्रॉफी। उसके बाद से आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम एग्जैजरेशन कह सकते हैं, और अपने भाषा में इसको कहें तो गप मारना कह सकते हैं। तो गप मारना में क्या है कि जो लेखक है वह अपने बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के कहता है कि वहाँ स्टेटमेंट हाइपरबोलिक हो जाता है, उसे हम हाइपरबोल कहते हैं। हिंदी में एक उदाहरण है कि जब लॉर्ड कृष्ण के वहाँ सुदामा गए थे, तो सुदामा का जो हाथ और पैर जो धोए थे, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखों के आंसुओं से उनका पैर धो दिया। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतना आंसू बहा दे कि आदमी उसमें हाथ मुंह धो ले, नहा ले? दैट इज नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है। पर वहाँ कहने का मतलब वो बहुत ही दुख व्यक्त किए। ठीक वैसे ही जैसे ओशन ऑफ ब्लड, खून का सागर, नदियाँ, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक हाइपर बोल होता है, गप मारना कहते हैं इसको, जहाँ पे ये हाइपरबोलिक स्टेटमेंट होता है। और लास्ट में एक फिगर ऑफ स्पीच आपका आता है ओनोमोटोपोइया, यानी ध्वन्य अलंकार। अर्थात जब कोई अंग्रेजी का शब्द, एक जो अंग्रेजी का शब्द है, वो अगर ध्वनि भी हो, तो वहाँ पे समझिए कि फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपोइया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक कविता एजुकेशन ऑफ नेचर में एक लाइन यूज करता है कि मर्मरिंग साउंड पास इनटू हर फेस। सो मर्मर एक शब्द है और जो ध्वनि भी है। तो जहाँ कोई कवि ध्वनि और अंग्रेजी का शब्द दोनों अगर प्रयोग करता है, तो समझ लीजिए वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपोइया है। तो इस प्रकार हमने आपको आज फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया। फिर अगले वीडियो में हम कुछ और बताएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।